हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, मार्केट ने कंप्लीट सरप्राइज कर दिया जब आप अगर निफ्टी की गिरावट को देखो और बैंक निफ्टी की गिरावट को देखो। सरप्राइज वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि अगर आप नजर देखो तो फेड आया, उन्होंने रेट कट की बात की, मार्केट खुश हो गया कि सितंबर से रेट कट होगा। आईटी में भी आपने तेजी देखी। फिर वहीं पर इजराइल की गाजा वाली कहानी चल रही थी, वॉर की कहानी चल रही थी, उससे तो कोई इंपैक्ट दिखा नहीं। बट जापान में कुछ ऐसा हुआ और फिर अमेरिका का कोई ऐसा डेटा आया जिसने सबको झकझोर के रख दिया। तो क्या है जापान और अमेरिका की कहानी जिसका इंपैक्ट हमारे इंडियन मार्केट पे गिरा है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, चार्ट को देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज बताता हूं, आज भले ही लोग कहते हैं कि मार्केट गिर गया है तो आप वीडियो बना रहे हैं, बट मैं हमेशा कहता हूं इंडेक्स और स्टॉक को पकड़ा करो। प्रूफ दिखाता हूं, अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़े होगे तो कल ही मैंने कहा था, टेलीग्राम में किसी ने ध्यान दिया, इंडेक्स ऊपर जा रहा है, स्टॉक नीचे आ रहा है, नहीं ध्यान दिया तो दे लीजिए 12:18 की कहानी। और ये कहानी हमने बकायदा हमारे टेलीग्राम पर अपडेट की थी। और ऐसी बहुत सारी हेल्प, मार्केट का नजरिया जो मेरा 19 साल का एक्सपीरियंस है, हम यहां देते हैं। क्योंकि मुझे कुछ देखो क्या है, मार्केट जहां पे निफ्टी खड़ी है ना भैया, एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है जो कि एक्चुअली दिल खोल के आई नहीं है। बट ये बात अलग है कि मार्केट गिर नहीं पा रहा है, हर इंसान सोचता है गिरे, बट गिर नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, चलिए। तो अब कहानी क्या है इसको समझना है और इसी के आधार पर आगे आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, चाहे ट्रेडिंग की हो, इन्वेस्टिंग की हो, इसको कैसे बनाना है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, जिससे कि भैया वीडियो अपलोड हो तो पता चल सके। और ये ज्वाइन बटन से आप 799 का जो हमारा यूट्यूब मेंबरशिप का प्लान है उसको ले सकते हैं, जहां वीकली वीडियो और बहुत सारी लर्निंग मिलती है सिर्फ 799 रुपए पर मंथ में। तो एक स्मॉल फी में बड़ा धमाका। तो क्या आपको लगता है ये जापान और अमेरिका के कारण जो मार्केट है और ज्यादा गिरेगा या नहीं? कमेंट में बताइएगा, क्योंकि लास्ट में तो मैं अपनी बात बताऊंगा ही। तो कमेंट करते रहिए। अमेरिका से शुरू करते हुए जापान जाएंगे और तब इंडिया आएंगे। तो चलते हैं अमेरिका। और अमेरिका का पहला डेटा आया एनएफपी यानी नॉन फर्म पेरोल। ये डेटा बेरोजगारी के लेवल को दिखाता है कि कितने बेरोजगार लोग भटक रहे हैं अमेरिका में। तो डेटा क्या आया, एस्टिमेट क्या आया, इसको आप यहां देख लीजिए। ये 22 जून का, 29 जून का, 6 जुलाई का, 13 जुलाई का, 20 जुलाई का और ये 27 जुलाई का। और ये 27 जुलाई का डेटा सबसे ऊपर है लाख में, कि भैया इतने बेरोजगार लोग भटक रहे हैं। अब किसी देश में अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी लेवल पर इशू है। कहने को सुपर पावर, बट बेरोजगारी तो कायम। तो बेरोजगार लोग कहां जाएंगे? रोजगार मांगने सरकार से जाएंगे या हंगामा होगा, दिस दैट होगा। तो हमारे देश में भी सुनते हो ना, जैसे अभी महाराष्ट्र वाली गवर्नमेंट ने दिया कुछ इंसेंटिव टाइप, राइट? वो अमेरिका टाइप भी देगी। तो वो पैसा कहां से जाएगा? वो पैसा तो टैक्स पेयर का ही तो पैसा होता है ना। तो यानी अमेरिकी सरकार भी अगर कुछ बेरोजगारों के लिए करती है तो वो तो टैक्स पेयर का पैसा हुआ, और वो कभी भी किसी भी इकोनॉमी के लिए सही होता ही नहीं है। तो ये था पहला डेटा जो बहुत ही सरप्राइजिंग, बहुत ही डराने वाला था कि भैया ये हालत खराब है। डराने वाला वर्ड यूज क्यों किया वो समझिए। फेड चेयरमैन 2 दिन पहले आए, कहे इकोनॉमी सही है, सब अच्छा है, महंगाई काबू में आ रही है, अब हम रेट कट करेंगे, और वहीं पर आकर ये बम फूटता है। तो ये दो बातें बड़ी ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं। उसके बाद दूसरा जो है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा है। ये क्या बताता है? परचेजिंग मैन्युफैक्चर इंडेक्स। ये एक मंथली इंडिकेटर है जो अमेरिका की इकोनॉमिक एक्टिविटी को दिखाता है, जो देश भर में मैन्युफैक्चरिंग फर्म के परचेजिंग मैनेजर से सर्वे करके तैयार किया जाता है। इससे यूएस इकोनॉमी की कंडीशन का एक की इंडिकेटर माना जाता है। जैसे हर इंपॉर्टेंट इंडेक्स का एक पैरामीटर सेट होता है, वैसे ही इसका पैरामीटर है 50। तो ये माना जाता है कि जब ये 50 के नीचे है तो इकोनॉमी सिकुड़ रही है, भैया उसकी हालत खराब हो रही है, इकोनॉमी कहीं से अच्छी नहीं है। और वहां पर ये देखो, मार्च में 50.3 थी और सिकुड़ते सिकुड़ते 46.8 आ चुकी है। यानी अगेन जहां पे फेड चेयरमैन अच्छी बात करके गए, ये तो बड़ी ही रिस्की बात हो गई कि इकोनॉमी रिसेशन की तरफ तो कहीं नहीं जा रही है, इकोनॉमी की हालत तो खराब नहीं हो रही है, सीधा ऐसा रिलेशन क्रिएट हो गया। और सीधा ऐसा रिलेशन जब क्रिएट हुआ तो ये डेटा और ये डेटा मिलकर भैया अमेरिका में स्टॉक को गिराया। तरीके से वर्ड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कल जब अमेरिका गिरा ना तो सिर्फ इंडेक्स नहीं गिरे,
स्टॉक की पिटाई भी हुई और बड़ी खतरनाक तरीके से हुई, क्योंकि उसमें एक और अहम रोल था, वो था रिजल्ट्स का। रिजल्ट सीजन चल रहा है, कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, बट रिजल्ट या तो अप टू द मार्क है या निगेटिव है, और अप टू भी द मार्क हैं तो भी भैया जो आगे के 3 मंथ का गाइडेंस आता है कि आप कैसा परफॉर्म करोगे, हम कैसा परफॉर्म करेंगे, क्या रहेगा, वो कंप्लीट निगेटिव है। जैसे अमेजॉन के रिजल्ट आए, उन्होंने निगेटिव गाइडेंस दिया, तो कहीं ना कहीं पूरा इकोसिस्टम जो टॉप की कंपनियों के अर्निंग से जुड़ा है वो भी निगेटिव है और एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट हुआ। तो दिस इज द पॉइंट जहां हम अमेरिका घूमे और अमेरिका में 3 डेटा देखा, ये और रिजल्ट का, जिसने अमेरिका को गिराने में भरपूर योगदान दिया। बट कहानी शुरू हो चुकी थी कल के आफ्टरनून से, जब यूरोपियन मार्केट गिरे, एशियन मार्केट गिरे। कैसे, समझिए। जापान में रेट हाइक, और मैंने आपको क्या सिखाया है, रेट हाइक इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के लिए एक सास बहू का रिश्ता है, कंप्लीट उल्टा। और ऐसे में जापान ने क्या किया, अपने रेट को 0.1% से 0.25% तक कर दिया, जो कि 2008 के बाद का हाईएस्ट लेवल है, आप यहां पर देख सकते हो। और इसीलिए कल वहां का इंडेक्स 6% डाउन था। और अगेन, जब ओवरऑल मार्केट डाउन रहता है तो इंपैक्ट पूरे इकोनॉमी, पूरे मार्केट पर पड़ता है। एक इंटरेस्टिंग चीज को समझो, दुनिया भर में ब्याज दर में कटौती की बात चल रही है, वहीं पर जापान की इकोनॉमी की हालत इतनी खराब है कि भैया उसको संभालने के लिए ब्याज दर में बढ़ोतरी की, क्योंकि दूसरे देशों ने, चाहे इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा था कोविड के समय, चाहे वो अमेरिका में बढ़ा था, क्यों बढ़ा था, क्योंकि उस समय इकोनॉमी की हालत खराब हो गई थी, करेक्ट है ना। तो वहीं पर जापान ने फिर तो लोगों को हैरान कर दिया और 14 साल के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, ठीक है। पहले 0.1 था, अब उसको क्या कर दिया, 0.25। यहां पर देखिए, जापान की जो इकोनॉमी है लगातार 2 क्वार्टर से सिकुड़ रही है, मंदी की चपेट में आ गई है। वहां पर की जो पॉपुलेशन है ना, बूढ़ी होती जा रही है। हमारी इंडिया की पॉपुलेशन यंग है, करेंसी जो है कमजोर होती जा रही है, जिससे इकोनॉमी पे बहुत बैड इम्पैक्ट आ रहा है। तो करेंसी को मजबूत करने की एक कोशिश है, जहां पर वो ऐसा किए हैं। देखने वाला होगा ये कदम कैसा आएगा, बट उसका इम्पैक्ट दिखा। तो हमने अमेरिका घूमा, जापान घूमा, दोनों को समझा। अब हम आते हैं हमारे इंडिया पे, जहां पे इंडिया पे आप देखो तो चाहे जिससे भी बात करो, चाहे मेरे से ही बात आप करोगे या किसी से भी बात करोगे, हर लोग बोलेगा भैया मार्केट बहुत ऊपर आ गया है, एक प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है। मंदी की कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट बहुत मजबूत है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अब हम लोग एफआईआई वगैरह के भरोसे रहे नहीं, अब हमारे रिटेल भाई ही काफी हैं मार्केट को संभालने के लिए। ड्यू टू दैट रीजन, अगेन इतने बड़े इंपैक्ट के बाद भी आप देखो मार्केट सिर्फ निफ्टी 1% गिरा है और बैंक निफ्टी 0.5% से भी कम गिरा है। तो ये पूरी मजबूती से संभाला हुआ है, आपको लोड और टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। ओवरऑल 24,000 का बहुत मेजर सपोर्ट है, जहां पर मार्केट ये देख रहे हो, जो बजट के दिन भी लो लगाया था, फिर वहां से बाउंस किया था। तो आप मोटा मोटा ये पकड़ के चलो कि बजट के दिन का जो लो लगा है वो बहुत मेजर सपोर्ट है। एज अ थोड़े से एक बड़े करेक्शन का पॉइंट बताऊं तो बड़ा करेक्शन तभी बनेगा जब तक ये बजट के डे का लो नहीं टूटेगा। और ट्रेडिंग में तो बाय सेल करके दोनों कमाओ, आपको टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। तो इन्वेस्टर को टेंशन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ये सोचना चाहिए कि अगर करेक्शन होता है तो मैं खरीदूंगा। या फिर अगर मार्केट में बड़ी करेक्शन की चांस कब बन सकते हैं, तो जब ये बजट की कैंडल टूटेगी तब एक प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख सकती है। तो क्रैश भूल जाओ, सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग हर इंसान चाहता है, आप भी चाहते होगे, बस आ नहीं पा रहा। तो यही एक समरी है, उसके अलावा कोई कहानी है नहीं। फॉलो करते रहिए, प्यार देते रहिए।